दोस्तों नमस्कार। लीग आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को कल की न्यूज़ मिल गई होगी। कल शाम आपके तकरीबन लेखपाल का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो उसी क्रम में आज लीग आईएएस आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन का जो एक विस्तृत चर्चा है, या फिर यूँ कहें किन किन बातों पर स्टूडेंटों को ध्यान देना चाहिए, या फिर किन किन बातों का मेंशन नोटिफिकेशन में किया गया है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो बहुचर्चित लेखपाल वाली भर्ती है, पिछले काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था सभी लोगों को, और काफ़ी इंतज़ार के बाद आपका नोटिफिकेशन जो है वो कल जारी कर दिया गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं कि लेखपाल का जो आपका ये नोटिफिकेशन है वो किन किन बातों को इसमें मेंशन किया गया है और किन किन बातों को आप लोग को ध्यान देना चाहिए। हालांकि आप लोगों ने पीछे देखा था कि पीछे यूपी ट्रिपल एससी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लगभग लगभग सभी बच्चों को आवेदन करने की उसमें बात कही गई थी और फिर बाद में शॉर्ट लिस्टिंग की बात कही गई थी। तो उसी के आधार पे हम लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि शायद लेखपाल के नोटिफिकेशन में ऐसा न हो, और लेखपाल के नोटिफिकेशन में एक निश्चित परसेंटाइल आएगा और उसी परसेंटाइल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों से आपके आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लेखपाल के नोटिफिकेशन में भी सभी बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि आप फॉर्म भरिए और फिर बाद में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो चलिए देखते हैं आज के नोटिफिकेशन में कि इसमें किन किन बातों को मेंशन किया गया है और किन किन बातों को हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेखपाल के नोटिफिकेशन को। देखिए, सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो आपका आयोग है लखनऊ में, उसके द्वारा जारी किया गया है विज्ञापन संख्या हो गया, और ये राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा है। ठीक है, ये तो आप लोग जान गए कि ये मुख्य परीक्षा है और प्री के रूप में आप लोगों ने पेट दे दिया था। आवेदन शुल्क आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो आपकी 7/1/2022, ठीक है। अंतिम तिथि आप लोग ध्यान रखिएगा 28/1/2022 है। ठीक, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है आपकी वो 4/2/2022 है। तो इन डेट को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं डेट के अंदर आप लोगों को आवेदन भी करने हैं और अपने कुछ त्रुटि कर दी है तो उसके संशोधन भी करने हैं। अब आते हैं इसमें आपके विशेष कथन में जो है फीस जमा करने की अंतिम तिथि, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये है कि 28/1/2022 फीस जमा की अंतिम तिथि है और 4/2/2022 तक आप अनिवार्य रूप से फ़ीस जमा कर दें, नहीं तो फिर आपका संशोधन तभी आपके आवेदन पूर्ण माने जाएंगे जब आपने फ़ीस जमा कर दिया है। ठीक, ये हुआ लेखपाल की क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन की एक चर्चा। हाँ, कुल पद अगर देख लें हम, तो कुल पद आपके जो हैं 8,085 राजस्व लेखपाल के पद हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, तो इस बार 8,085 टोटल पदों पे ये लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो लेखपाल की भर्ती है वो पेट के थ्रू ही होगी, यानी कि आपने अगर पेट की परीक्षा दिया है तभी आप लेखपाल की जो नोटिफिकेशन आया है, लेखपाल का जो आवेदन आया है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साफ साफ देखिए आपका लिखा है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पेट 2021 के स्कोर के आधार पे, यानी कि आपने पेट में कितना नंबर लाया है उसके आधार पे ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जैसा कि पहले आपके जो आयोग के अध्यक्ष हैं एक इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो सीट है, जो यानी कि टोटल पद 8,085 है, उन 8,085 का 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने उस समय इंटरव्यू में ये बात बोली थी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उस पर तो कोई बहुत ज़्यादा इस नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं की गई है कि कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा या फिर कितने परसेंटाइल पे आपका कट ऑफ बनेगा। हाँ, लेकिन ये किया गया है कि हाँ, आप आवेदन करेंगे, लेकिन बाद में इस सभी अभ्यर्थी तो आवेदन करेंगे, लेकिन बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी पेट के स्कोर के आधार पे। अब कितने बच्चे उसमें आएंगे ये सोचने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या दिया है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर्ड
कार्ड जारी किया गया। ठीक है, सभी लोग अपना अपना पेट का रिजल्ट डाउनलोड किए ही होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो आप लोगों को मुख्य बातें हैं उन्हीं पे हम लोग ध्यान देंगे, भली भांति समझ लें। विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, ठीक है, निर्धारित आयु, ये ठीक है आपकी। आगे चलते हैं तो अब देखते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश आप लोग के दिए गए। हाँ, यहाँ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लॉगिन जो है वो कैसे करना है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक, पहला और दूसरा। पहला विकल्प पे अगर आप लोग देखेंगे तो व्यक्तिगत विवरण के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर ओटीपी के माध्यम से, यानी कि जब आप लोग फॉर्म खोलेंगे तो उस फॉर्म को खोलने के बाद आप लोग को लॉगिन मांगेगा, यानी पेट के आधार पे ही लॉगिन मांगेगा। यानी कि पेट की परीक्षा फॉर्म भरते समय आप लोगों ने जो अपने व्यक्तिगत विवरण दिए हैं उसी के आधार पे आप लोगों का लॉगिन होगा। तो देखिए 2 विकल्पों में से आप लोग कैसे इसको लॉगिन करेंगे। व्यक्तिगत विपणन के आधार पे, यानी आपके पास आपका मेल या फिर मोबाइल नंबर नहीं है, खो गया है, ओटीपी नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप व्यक्तिगत विवरण दे के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो पहला विकल्प देखें क्या चर्चा कर रहा है। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी एवं श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। यानी कि ये जो आप लोगों का पूरा क्या बोलते हैं कि विवरण है व्यक्तिगत आपका, वो डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपका मेल का पासवर्ड भूल गया है या फिर आपके पास जो नंबर डाले थे वो नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगी तो कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा भी आप लोग के पास तरीका है व्यक्तिगत विवरण का, और फिर आप लोग चाहें तो ओटीपी के आधार पर भी लॉगिन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ओटीपी वाला क्या कहता है, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों माध्यमों से आप लॉगिन कर सकते हैं, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। और फिर आगे जब चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है आवेदन आपके हुए। ये आपके क्या बोलते हैं, आगे पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरिफिकेशन वगैरह है, फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे होने चाहिए ये भी देख लीजिएगा। ये घोषणा हो गई आपकी। फीस शुल्क जमा करने वाली अंतिम तिथि आप लोग देख लीजिए। अंतिम तिथि आप लोग फीस सबमिट करने की डेट है, इसमें हम लोगों ने ऊपर बात किया था इस पर। अब आगे आते हैं, देखते हैं। हाँ, ये फ़ीस हो गई आपकी। सामान्य वर्गों के लिए 25, यानी कि सभी के लिए इसमें आवेदन शुल्क जो है वो 25 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक, 25 रुपये आप लोग फीस जमा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक और चीज़ लिखी थी, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत फीस शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। यानी कि फाइनली आपको फ़ीस जमा ही करनी है। और ये आपका एक चीज़ और था इसमें, आगे चलते हैं, देखते हैं, शायद आगे होगा। हाँ, ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुख्य परीक्षा हेतु ये चीज़, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क, जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाए। यानी कि इसमें देखिए 2 चीज़ मेंशन हो गई। यानी कि अभी तो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, सभी बच्चों से 25-25 रुपया फीस, 25-25 रुपया सभी बच्चे फीस दे के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर बाद में क्या होगा, जिन बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि जो बच्चे लेखपाल की परीक्षा के मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं, तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद उनसे कुछ अलग फीस ये आयोग डिमांड करेगा। यानी कि जो बच्चे मेंस का परीक्षा देंगे उनसे उनको बाद में एक अलग फीस भी देनी पड़ेगी। देखिए ये चीज़ तो गलत है, कहीं ना कहीं आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए
कि एक ही परीक्षा के लिए दो दो बार फीस क्यों आखिर देगा। 25 रुपया जब हम दे रहे हैं, पहले ही फ्री में हमने 185 रुपये का फॉर्म कितने का था देखे होंगे, तो उसको जमा करके फिर हम मेंस में 25 दे रहे हैं, तो फिर बाद में फीस लेने का क्या औचित्य है। चलिए जो भी होगा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप लोग 25 रुपये अभी दे देंगे, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनसे बाद में भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ शुल्क लिया जाएगा। और शुल्क कितना होगा इसमें मेंशन नहीं किया गया है। फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, बिल्कुल ज़रूरी है वो। आवेदन पत्र संशोधित कर लीजिएगा 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक। अब देखिए हम लोग पदों का विवरण देख लेते हैं कि आरक्षण के आधार पर पदों को कैसे बांटे गए हैं। देखिए, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये लेखपाल का है आप लोगों का पद, और ग्रेड पे जानते ही हैं 2000 है। फिर आपके आयु जो है 18 से 40 साल तक के लोगों को लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक, 18 से 40 साल तक के आयु के लोग भर सकते हैं। अब देखिए, ये जनरल हो गया आपका, अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, यानी पिछड़ा वर्ग हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। आपके कुल पद 8,085 हो गए। ठीक, तो अनरक्षित में 3271 पद हैं आपके। अनुसूचित जाति में आपके 1690 पद हो गए। अनुसूचित जनजाति में आपके 152 पद हो गए। अन्य पिछड़ा वर्ग में आपके 2174 पद हो गए। फिर ईडब्ल्यूएस को जो आपके 798 पद की बात करता है, तो इसलिए जो आपके 36 आरक्षण का जो बंटवारा किया गया है, पदों का जो आरक्षण के आधार पर बंटवारा किया गया है, ये साफ साफ इसमें मेंशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे आप लोग देखेंगे। हाँ, ये देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित के नियम 4(3) में उल्लिखित है कि लेखपाल का संवर्ग मंडलावार होगा और मंडलावार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ नई इसमें जोड़ी गई है। पहले लेखपाल की भर्ती जो होती थी वो जिलावार होती थी, अब मंडल स्तर पे इसकी नियुक्ति या फिर ये भर्ती होगी, यानी कि अब मंडल स्तर पे भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। पहले जिला स्तर पे होती थी तो ज़्यादातर लेखपाल को उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता था, लेकिन ये चीज़ जोड़ के जो मंडलावार है, ये चीज़ जो जोड़ी गई है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मंडलावार भर्ती होगी तो बाद में हो सकता है कि आप लोग की नियुक्ति हो तो मंडल स्तर पे किसी अन्य ज़िले में, आपके मंडल में जो ज़िले आते हैं उसमें आप लोगों की अदर ज़िले में भी हो जाए। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी कि बाद में जो होम डिस्ट्रिक्ट मिलता था शायद अब कम मिले लोगों को। अब वो तो एग्ज़ाम होने के बाद, नियुक्ति होने के बाद पता चलेगी, लेकिन लिखने के अनुसार तो जो मंडलावार कहा जा रहा है, इसमें अब देखेंगे कि आगे कैसे वो लोग क्या करते हैं। ठीक, अब आ गया क्षैतिज आरक्षण का विवरण, आप लोग देख लीजिएगा। क्षैतिज आरक्षण में आप लोग देखेंगे कि लेखपाल में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 149 पद दिए गए हैं। विकलांगों को आप लोग देखेंगे कि विकलांग लोग, जो दिव्यांग लोग हमारे हैं, उनको भी पदों का बंटवारा किया गया है। फिर आप लोग महिलाओं का देख लीजिए, महिलाओं को 1604 पद आरक्षित किए गए हैं। फिर आपके भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए 387 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक, अब आ गए हम लोग, आगे आते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है ये, क्षैतिज आरक्षण से जो। अब आ जाते हैं हम लोग अनिवार्य अहर्ता पे। ठीक, अनिवार्य अहर्ता आप लोग देखेंगे कि इसमें आप लोगों के राजस्व लेखपाल के लिए किस शैक्षिक अनिवार्य अहर्ता की ज़रूरत है। तो राजस्व लेखपाल का ये पद हो गया। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा है अनिवार्य अहर्ता में। अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आप लोगों को लेखपाल मेंस का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। इसमें पहले जो ट्रिपल-सी वाला सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल आप 12th पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इस पद के आवेदन के लिए अहर्ह हैं। तो इसलिए आप केवल 12th पास विद्यार्थी, मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए, तभी इसका आवेदन आप लोग कर सकते हैं। शैक्षिक अहर्ता हो गई। आप लोग आयु सीमा देख लीजिए, आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है। आपके 18 वर्ष से 18 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक, 40 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु होगी आप लोगों की। और अगर इसमें देखा जाए तो
आयु हो गई आप लोगों की। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आरक्षण की बात जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। चयन का आधार, हाँ ये देखिए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सिलेबस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक, आइए सिलेबस पे थोड़ा देख लेते हैं कि लेखपाल का सिलेबस तो वैसे बहुत पहले जारी हो गया था। आज के 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले शायद 8 दिसंबर को लेखपाल का सिलेबस आया था। तो आइए देखते हैं चयन का आधार क्या होगा इनका। चयन का आधार ये आपका हो गया। और फिर ये परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की सूचना संख्या, ठीक है, दिनांक 8/12/2021 को, जैसा कि मैंने बताया 8 दिसंबर को ही लेखपाल का जो आपका सिलेबस है वो जारी कर दिया गया था। फिर लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम आप लोग एक बार देख लीजिए। लिखित परीक्षा एक पाली में होगी, ठीक है। आप लोगों का परीक्षा जो होगा एक पाली में होगा, जिनमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। और वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प प्रकार के प्रश्न होंगे आपके। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक। यानी कि आप लोगों की परीक्षा एक पाली में होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन के 100 नंबर होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 2 घंटे आप लोग को समय दिया जाएगा और MCQs फॉर्म में आपके क्वेश्चन आएंगे। अब देख लीजिए, ये इसलिए इनको विषय को 4 विषय में बांटा गया है। इन 4 विषयों में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे, ग्राम समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन। यानी कि सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास, ये 4 खंड आपके हैं एग्जाम में, और चारों से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर के होंगे। 25-25-25 नंबर के होंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा 2 घंटे का। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी मेंशन किया गया है, साफ साफ देखिए ये लिखा है कि आपका 1/4 जो होगा वो माइनस मार्किंग इसमें होगी, ठीक है। तो माइनस मार्किंग को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1/4 है, ठीक है। 1/4 बहुत रिस्क वाला तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं पाठ्यक्रम में। पूरा जो है आपका सामान्य हिंदी का हो गया, गणित का हो गया। सामान्य हिंदी में आपके समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधिया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। गणित में आप लोग अंक गणित एवं सांख्यिकी के भी क्वेश्चन रहेंगे, बीज गणित से भी क्वेश्चन बनेंगे, रेखा गणित से भी क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य ज्ञान में आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस विस्तृत इसमें चर्चा की गई है। ग्राम्य समाज एवं विकास, ये थोड़ा नया होता है बच्चों के लिए, लेकिन इसको आप लोग पढ़ने का प्रयास पूरा करिएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है कि अगर 1 से 2 शिफ्ट या फिर 2 शिफ्ट से अधिक में परीक्षा होती है तो फिर नॉर्मलाइजेशन के आधार पे बच्चों को नंबर दिया जाएगा, जैसे पेट के एग्ज़ाम में हुआ था। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हो गया। तो यही मोटा मोटी आप लोगों का नोटिफिकेशन में जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट बात थी हमने बताई। और इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि जो लेखपाल के नोटिफिकेशन की है वो 28 जनवरी है। और सभी बच्चों को इसमें एग्ज़ाम में बैठना है। सभी बच्चों को आपको इसमें क्या बोलते हैं कि आवेदन करने हैं, और फिर से आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पे आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा आयोग। तो फिर चलिए अब देखा जाए, थोड़ा बात कर लिया जाए कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है या फिर कितने बच्चों को परसेंटाइल पे इनको लिया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो आयोग के जो अध्यक्ष जी थे वो 15 गुना बोले थे। 15 गुना अगर लेते हैं ये लोग, 8,085 पद का 15 गुना आप लोग करेंगे तो ये तकरीबन 1 लाख आपके 2 लाख के करीब में जाएगा। तो 2 लाख 1,60,000, तो ये 15 गुना बढ़ के कहीं ना कहीं 20 गुना हो सकता है। 20 गुना होगा तो 2 लाख बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। अगर 15 गुना होता है तो काफ़ी कम बच्चों को मौका मिलेगा, 1,20,25,000 के करीब में ही बच्चों को मौका मिल पाएगा। तो जहाँ तक मेरी अपनी उम्मीद है कि लेखपाल के सिलेबस में आपके जो परसेंटाइल होने चाहिए 85 से 90 के बीच में, जिन बच्चों के परसेंटाइल हैं तो वो तो अपने आप को सेफ जोन में काफ़ी समझ सकते हैं और वो बच्चे पढ़ाई निरंतर करते रहें। 85 से ऊपर परसेंटाइल वाले का तो हो जाना चाहिए। अगर 85 परसेंटाइल बच्चे नहीं ला कर भी मेंस में नहीं बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि 85 परसेंटाइल अच्छा परसेंटाइल है।
तो बच्चे अपना तैयारी करते रहिए आप लोग। अब देखिए कब तक इनकी शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आती है। और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट शायद आपके जो हैं वो मार्च में एग्ज़ाम जो है आपके हो सकते हैं। मार्च में मान के चलिए एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं। और इसी मार्च के एग्ज़ाम के लिए आप लोग आज ही से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। फ़ाइट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके जो पेट में अच्छे कैंडिडेटों के नंबर हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्हीं को ऊपर से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जब ऊपर के बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाए, यानी कि जो 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल बच्चे पाए हैं, उनके साथ आपका मुकाबला है, उन बच्चों के साथ। यानी कि इसमें अच्छे बच्चे बैठेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि सो के आया और एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम देने चला आया, सो के उठा और एग्ज़ाम देने चला आया, वैसा नहीं है। इसमें आपके अच्छे कैंडिडेट जो निरंतर पढ़ाई करते हैं उनके साथ आपका मुकाबला है। 85 से 100 परसेंटाइल के बीच वाले बच्चों के साथ मुकाबला है। ऑलरेडी ये बच्चे अच्छे कैंडिडेट हैं, तभी तो इनका 99, 100, 85 परसेंटाइल आ रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम जो है मार्च में भी शायद हो जाना चाहिए। मार्च में, अगर मार्च में नहीं होता है एग्ज़ाम तो फिर राम जाने UP SSC का क्या हाल है। आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि जो कहता है वो करता, जो आपका कहता है वो करता कहाँ है। तो इसलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम डेट तो मार्च में कंडक्ट आपके होंगे। अब फिर हम बात कर लेते हैं। परसेंटाइल 85 से 90 के बीच में जाना चाहिए, उम्मीद है। तो फिर ये रहा आपका मोटा मोटी नोटिफिकेशन पे संबंधित। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हाँ, थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस आप लोग देखेंगे, सामान्य हिंदी 25, गणित 25। तो हिंदी गणित, हिंदी में आप अगर पढ़ेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन बड़े आराम से आपके बन सकते हैं। यहाँ 25-25 लोग भी क्वेश्चन सही करेंगे। फिर अगर आप गणित में देखेंगे, गणित में भी आप 20-22 क्वेश्चन देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में थोड़े से क्वेश्चन आपके कम बन सकते हैं। अगर 15 से 18 भी आप सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्कोर होगा। और ग्राम समाज में भी आप देखेंगे कि 15 से 18 क्वेश्चन ग्राम समाज के भी अगर 20 तक बन जाते हैं तो बहुत अच्छी है। कुल मिला के आप लोग 85% 80 से 85 नंबर ऊपर लाने की बात सोचिएगा। 80 नंबर से ऊपर अगर आप लोग लाते हैं तो अच्छी बात है। कोशिश करिएगा आपके 80 नंबर से ही ऊपर आपके नंबर आए, ठीक है। फिर रही ये चर्चा। और लीग IAS आप लोगों के लिए लेखपाल की बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट करेगा। और आप लोगों के जिन सिलेबस में जो दिया गया है उसी आधार पे लीग IAS आपके क्लास स्टार्ट करेगा। तो लीग IAS से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।